जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जन जागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली से जो खबर आई है केजरीवाल साहब के गिरफ्तार होने की, कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया जाता है। यह गिरफ्तारी ईडी द्वारा की जाती है। जिस तरह से केजरीवाल साहब ईडी के सम्मनों को लगातार अवैध बताए जा रहे थे और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट गए थे गिरफ्तारी में राहत दिए जाने की मांग करने के लिए। वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल साहब को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी के लिए ईडी के डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अफसर गए हुए थे। वहां पर कुछ आवश्यक पूछताछ के जवाब न दे पाने के कारण ईडी के अधिकारियों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही उनके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त कर लिया है। यह जब्ती की कार्रवाई जो की गई ईडी अधिकारियों द्वारा, वह पूछताछ के दौरान कोई भी जवाब न दे पाने के कारण की गई है और आवश्यक सबूत जुटाने के लिए की गई है। क्योंकि केजरीवाल साहब को गिरफ्तारी की आशंका पहले से ही थी, इसीलिए भारी मात्रा में आरोपी इकट्ठा किए गए थे। और वहीं ईडी को भी इस बात का अंदेशा था कि इन्होंने भारी बवाल काटना है, तो ईडी ने भी सेंट्रल फोर्सेज की सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम कर रखा था और साथ ही मीडिया को भी घर से दूर रखा था। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के साथ ही सवाल यह भी उठता है कि लगभग 2000 करोड़ का घाटा दिल्ली सरकार को पहुंचाने वाली आबकारी नीति के पक्ष में यह लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? क्योंकि वो लोग खाली खड़े ही नहीं हैं, बल्कि मोदी साहब को और ईडी को गालियां भी दे रहे हैं। इन लोगों से सवाल यह भी बनता है कि जब कट्टर ईमानदार साहब को सारे ईडी के द्वारा जो सबूत प्रोड्यूस किए गए उनको देखने के बाद में जब कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया, तभी जवाब दे ये आप ही है और आतिशी क्यों 9 संबंध तक अपने को भगत सिंह की औलाद बता करके गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, ऐसा दावा किए जा रहे थे। गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, तो ये जवाब देने के लिए ईडी के समक्ष क्यों नहीं उपस्थित हुए? यह भी सवाल इन आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और प्रवक्ता हैं इनसे पूछा जाना चाहिए। जब इन्हें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता तो ये अभी तक भाग किस दे रहे थे? अरविंद केजरीवाल साहब के पास तो पूरे वकीलों की फौज है और इतने पैसे हैं कि 47 करोड़ रुपए तो इन्होंने घर के रिनोवेशन में लगा दिए। हालांकि यह सब पैसे भी सरकार के ही होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह सभी इकट्ठा होकर के कैसे सुबह तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पीटेंगे या फिर ये लोग रात में ही सुनवाई करने की जद्दोजहद भगदड़ मचाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आप पार्टी के प्रवक्ताओं से यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब मनीष सिसोदिया की बेल के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहां पर 336 करोड़ की रिसिप्ट एंट्री मिलने के बाद में तो साबित होता है, ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा था? क्या बिना सबूतों को देखे हुए कोर्ट यह बात कहेगा? इस बात का भी जवाब आपके प्रवक्ताओं को और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, केजरीवाल साहब को भी देना चाहिए। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि कौन सी सरकार ऐसी होती है जो कमीशन को 5% से बढ़ा करके 12% कर दे और 150 करोड़ रुपए व्यापारियों की फीस माफी के वो भी कर दे। इसका भी जवाब देना चाहिए आप पार्टी के प्रवक्ताओं को। इन सब बातों का जवाब किसी के पास में भी नहीं होगा, ना ही कोई नेशनल मीडिया जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। और तो और अभी ये लोग ईवीएम के ऊपर भी बहुत कुटापा पाएंगे, इतना हंगामा मचाएंगे ये लोग, क्योंकि सर्वे आने शुरू हो गए हैं। सर्वे से स्पष्ट हो रहा है और भी बहुत सारे सोर्सेज से स्पष्ट हो रहा है कि तीसरी बात भी मोदी साहब की सरकार बननी है। यहाँ पर एक सवाल यह भी बनता है कि जब यह लोग जिस किसी स्टेट में या जहाँ कहीं किसी भी सीट पर जीत जाते हैं तब ईवीएम के ऊपर कोई भी सवाल इन लोगों की तरफ से नहीं उठाया जाता है। और जब भाजपा जीत जाती है, भाजपा का कोई कैंडिडेट जीतता है जिस पार्टी से, वहाँ पर ये लोग इतना बवाल मचाते हैं इस ईवीएम को लेकर के। और उधर इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को बुलाया कि आओ ठीक है तुम आके हैक करके दिखा के जाओ, तो क्यों नहीं किसी इंजीनियर ग्रुप को अरेंज करके गए हैकिंग दिखाने के लिए? ये लोग, इनके पास तो सब संसाधन मजबूत है, बहुत पैसा इन लोगों के पास है घोटाले वगैरह का। इनको जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन में, वहां पर हैक करके दिखाना चाहिए था। यहाँ पर एक बात और भी देखने वाली है कि कोई भी विपक्षी घटक के जो दल है वो कभी भी दिल्ली घोटालों के ऊपर कुछ भी बयान नहीं देंगे, कुछ भी बोलेंगे नहीं, सपोर्ट करेंगे उल्टा उनको कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी साहब तानाशाही कर रहे हैं ऐसा बोल करके, ईडी का प्रयोग कर रहे हैं बोल करके। अरे भाई, अगर ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, मोदी साहब लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं,
तो कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला था कि हाँ केस बनता है, और बेल को खारिज किया था? किस लिए किया था? बिना सबूतों को ही खारिज कर दिया था। इन बातों के ऊपर कोई नेशनल मीडिया भी कभी चर्चा करता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपके प्रवक्ताओं से आएंगे, आपके प्रवक्ता नेशनल मीडिया पे जो मर्जी होगी वो बोल के चले जाएंगे, जैसे मर्जी होगी बोल के चले जाएंगे। मोदी साहब के ऊपर आरोप लगाएंगे, ईडी के ऊपर आरोप लगाएंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये जनता को समझाएंगे। अरविंद केजरीवाल ऐसे आदमी है, ये रॉकेट की स्पीड से चलने वाले आदमी है। इन्हें बनना है पीएम। टारगेट इनकी महत्वाकांक्षा देखो, एक पूर्ण स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में इनकी सरकार है, और ये बन रहे हैं पीएम। इसके लिए चाहिए पैसा। तो केजरीवाल साहब का कहना है कि चारों तरफ से लूट मचा के, घसूट मचा के, जैसे भी होता है वैसे पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो। पीएम बनने की चाहत कह रही है ये। आज शराब घोटाले में के कविता ने अपनी बेल के कागज वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेल की अर्जी लगाई थी, उसको वापस ले लिया, क्योंकि के कविता को ये समझ में आ चुका है कि अगर कुछ हासिल होगा तो सिर्फ सरकारी गवाह बन करके और सारे सवालों के जवाब देकर ही हासिल हो सकता है, अन्यथा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बहुत जरूरी थी केजरीवाल की गिरफ्तारी के, इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, इनके घोटालों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए। पर ईडी को भी मालूम था कि सब मिलकर के खूब हंगामा काटेंगे, इसीलिए ईडी ने भी एक एक कदम फूंक करके रखा था। ईडी ने डायरेक्ट एक्शन न लेकर के कोर्ट के थ्रू एक्शन लेने का जो विचार अपनाया वो बहुत ही अच्छा रहा। नहीं तो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या का और संविधान की हत्या का इतना ढोल पीटना था कि ढोल बेचारा फूट ही जाता। तो ईडी भी कदम दर कदम फूंक करके ही रख रही थी, कोर्ट के थ्रू ही कार्रवाई कर रही थी। ईडी ने इंतजार किया कि चलो कोर्ट का फैसला आने देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सेम ड्रामा इन्होंने गुजरात इलेक्शन के टाइम में भी खेला था। वही कार्ड फिर से खेल रहे थे केजरीवाल साहब, जो कि कोर्ट के इंटरफेरेंस के चलते इस बार सक्सेस हुआ नहीं, और कोर्ट ने भी इस बार कोई राहत दी नहीं। पिछली बार कोर्ट ने गुजरात चुनाव के समय में इनको राहत दे दी थी। जब ईडी ने कोर्ट का रास्ता चुना तो वहां पर ईडी का फायदा ये हुआ कि कोर्ट ने पीएमएलए के तहत पूछताछ में कोऑपरेट न करने पर ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के प्रावधान की बात की, और साथ ही गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। और गुजरात चुनाव की तरह इस बार गिरफ्तारी से कोई भी राहत नहीं दी। और बात है कि कोर्ट के बीच में आने से केजरीवाल साहब का जो प्लान था विक्टिम वार खेलने का, वह सब कुछ फेल हो गया। गिरफ्तारी के बाद में, कोर्ट के आदेश आने के बाद में ईडी करेगी केजरीवाल साहब का और केजरीवाल साहब के घोटालों का हिसाब। जब मैं सबूतों के सब कुछ कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी तब मालूम होगा कि ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब कितने ईमानदार हैं, और इन घोटालों के कहाँ तक तार फैले हुए हैं। अगर बात करते हैं दिल्ली में घोटालों की, तो दिल्ली की बसों में घोटाला, स्कूल में घोटाला, जल मंत्रालय में घोटाला। एक तो अभी नया केस निकल के आया है, इमरजेंसी फंड में से, दिल्ली गवर्नमेंट के इमरजेंसी फंड में से मौलवियों को पैसा बांटा इन्होंने, जबकि मौलवियों को वक्फ बोर्ड से तनख्वाह भी मिलती है। डबल पैसा दे रहे लोग मौलवियों को। इन्हें लगता है या मुस्लिम समुदाय जो है या केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देगा। इसे दिवा स्वप्न ही कहा जाना चाहिए। और साथ ही एक और घोटाला निकल कर आ रहा है कि इसी वक्फ बोर्ड को पिछले 7 साल के दौरान केजरीवाल साहब ने 100 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इन सब घोटालों के ऊपर कोई भी विपक्षी घटक दल या कांग्रेस या कोई भी नेता कुछ भी नहीं बोलता है। संविधान की हत्या हो रही है। अरे भाई, संविधान की हत्या हो रही है, चलो मान लिया, मोदी साहब कर सकते हैं, तानाशाही मान लिया, ईडी हो सकती है उनके प्रभाव में मान लिया, लेकिन जो आधार स्तंभ है और कस्टोडियन है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट, वो भी मोदी के प्रभाव में है, वो भी मोदी साहब की तानाशाही में मिला हुआ है। इन सब बातों का जवाब देना चाहिए आप पार्टी के प्रवक्ताओं ने, और सब जनता ने मिलकर के इनसे सवाल पूछना चाहिए। अब ईडी तो करेगी ही करेगी इनके घोटालों का और केजरीवाल साहब का हिसाब किताब, क्योंकि मोदी साहब तो पहले ही कह चुके हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।